हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे आपका दृष्टि का एनसीईआरटी बुक जो आपका भारतीय इतिहास का बुक है वो देखेंगे, जो दृष्टि का है आपका। तो यहाँ पे ये आपका यहाँ पे देखें तो 6 से 12 तक की पुरानी तथा नई आपका एनसीईआरटी का अध्ययवार वास्तुनिष्ठ प्रश्नों का व्याख्या सहित आपका हल है इसमें। और यहाँ पे आपका विषय सूची देखें तो यहाँ पे आपका 6 नंबर में यहाँ पे आपका पहला टॉपिक है हमारे अतीत। यहाँ पे तो 1 नंबर में है आपका क्या, कब और कहाँ और कैसे। तो देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन सा है आपको बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर केवल एक। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई। आगे यहाँ पे इसका उत्तर में व्याख्या देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम मनुष्य ने गेहूं और जौ उपजाना प्रारंभ किया लगभग आपका 8000 वर्ष पूर्व किया। इन फसलों को उपजाने का कार्य आपका सुलेमान और किर्थर पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ, न कि आपका विंध्य क्षेत्रों में। अतः कथन 2 गलत है। गेहूं और जौ उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान से प्राप्त होते हैं। नवीनतम तथ्यों के अनुसार चावल उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य संत कबीर नगर के आपका लहुरादेव में पाए गए हैं। ये साक्ष्य लगभग 9000 से 8000 वर्ष पूर्व के हैं। गारो तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ी क्षेत्र अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहां कृषि का विकास हुआ। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो ए नंबर केवल एक। आपका आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। आगे यहाँ पे आपका उत्तर व्याख्या में देखते हैं। तो कथन 1 सही है। लगभग आपका 4700 वर्ष पूर्व सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ। इन्हीं नगरों के आपका विकसित सभ्यता सिंधु सभ्यता के नाम से जानी गई। आपका गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ, यानी सिंधु नदी के किनारे सभ्यताएं पहले विकसित हुई। अतः कथन 2 गलत है। आगे यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। तो आपका सही आंसर क्या होगा तो डी नंबर हो जाएगा मगध। यहाँ पे आपका उत्तर व्याख्या में देखते हैं। तो आपका सोन नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता था। मगध प्राचीन काल का पहला बड़ा राज्य था और इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था और मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व बिंबिसार था। आगे यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को कौन सा कथन सही है। तो आपका सही आंसर क्या होगा तो सी नंबर। यहाँ पे 1 और 2 दोनों आपका। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को आपका हिंदोश अथवा इंदोस इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था और इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा की आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलता है। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं। तो उपयुक्त दोनों कथन सही है। उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को आपका हिदोस अथवा इंदोस कहा। इन्होंने इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा।
भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था और इस समूह का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद संस्कृत की आरंभिक कृति है जो लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। बाद में इसी आपका भरत समूह के नाम का प्रयोग देश के लिए होने लगा। आगे यहाँ पे 5 नंबर आपका क्वेश्चन है यहाँ पे कि पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है। पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पे आंसर आपका कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर हो जाएगा। पांडुलिपियाँ केवल मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं तो पांडुलिपियाँ मंदिर और विहारों के अतिरिक्त अन्य स्थानों से भी प्राप्त हुई हैं। साथ ही ये पांडुलिपियाँ विभिन्न प्राचीन भाषाओं में प्राप्त हुई हैं जिनमें संस्कृत, प्राकृत और तमिल भी शामिल हैं। यहाँ पे आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो और कौन सा कथन आपका सही है बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो आपका बी नंबर हो जाएगा केवल 2। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख व पढ़ सके तथा उनका पालन कर सकें। यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं तो ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे वे अभिलेख कहलाते हैं। अतः कथन 1 गलत है। कथन 2 सही है। अभिलेख में राजाओं, रानियों व अन्य लोगों के आदेश, कार्य विवरण, विषय आदि का उल्लेख किया जाता था। आगे यहाँ पे 7 नंबर आपका क्वेश्चन है कि अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है। अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है। तो आपका सही आंसर क्या होगा तो डी नंबर यूनानी और आपका अरामाइक। अशोक का कंधार अभिलेख इस क्षेत्र में आपका प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामाइक नाम 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में लिखा गया है। यहाँ पे 8 नंबर आपका क्वेश्चन देखते हैं। कथन ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी आपका तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। कारण यहाँ पे वर्ष की गणना ईसा धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती हैं। तो आपका इसमें सही आपका कथन इसमें चयन करना है। तो आपका सही आंसर क्या होगा तो ए नंबर। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। यहाँ पे देखते हैं व्याख्या। पूर्व को अंग्रेजी में आपका बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। हिंदी में वर्तमान में तिथि प्रयोग में ईस्वी का चलन है जिसे अंग्रेजी में आपका एडी कहा जाता है। आपका बीसीई का अर्थ आपका बिफोर कॉमन एरा तथा सीई का अर्थ कॉमन एरा होता है। बीपी का प्रयोग आपका बिफोर प्रोजेक्ट के लिए किया जाता है। यहाँ पे आपका 2 नंबर टॉपिक है आरंभिक मानव की खोज में। तो यहाँ पे आपका 1 नंबर क्वेश्चन है कि पुरास्थलों में किस स्थान से मनुष्य के आकेठक खाद्य संग्रह होने का प्रमाण मिले हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा तो सी नंबर चिरांद। आपका यहाँ पे व्याख्या में देखें तो भीमबेटका, हुसंगी और कुरनूल की गुफाओं से मनुष्य के आखेटक व खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण मिले हैं। ये तीनों पुरापाषाणिक पुरा स्थल है जबकि चिरांद नवपाषाणिक पुरा स्थल है। भीमबेटका नर्मदा नदी के किनारे तथा हुसंगी और कुरनूल गुफाएं तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित हैं। आगे यहाँ पे 2 नंबर आपका क्वेश्चन है कि पुरा स्थलों में कौन से नवपाषाणिक पुरा स्थल हैं। तो और आपका इसमें सही उत्तर चुनिए। तो आपका सही आंसर क्या होगा तो डी नंबर। यहाँ पे 1 2 3 4 5 आपका मेहरगढ़, बुर्जहोम, आपका यहाँ पे महगढ़ा, कुलडीहवा और आपका 2 अंजलि हैंडिंग। आगे यहाँ पे देखते हैं 3 नंबर कि पुरापाषाणकालीन पाषाण औजारों के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुरापाषाणकालीन पाषाण औजारों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका सही आंसर क्या होगा तो 1 और 2 दोनों आपका पत्थर के इन औजारों के बनाए जाने का स्थान उद्योग स्थल कहलाता है और पत्थर के इन औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीक को आपका दबाव आपका शल्क तकनीक कहा जाता था।
यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं, उपयुक्त दोनों कथन सही है। पुरापाषाण काल में पत्थर के औजार बनाए जाने के स्थान को उद्योग स्थल कहते हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर अधिक समय तक रहा करते थे। पाषाण उपकरण निर्माण हेतु दो तकनीकों का प्रयोग होता था। पहली तकनीक इसको पत्थर से पत्थर टकराना कहा जाता है और इसमें एक पत्थर को हाथ में पकड़कर दूसरे पत्थर से हथौड़े की तरह चोट करने शल्क निकले जाते थे। दूसरी तकनीक इसको यहाँ पे दबाव शल्क तकनीक कहा जाता है। इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिका देते हैं और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से आपका शल्क निकाले जाते थे। आगे यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है कि आपका राख के साक्ष्य किस पुरापाषाणिक स्थल से मिले हैं। राख के साक्ष्य किस पुरापाषाणिक स्थल से मिले हैं, तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर यहाँ पे कुरनूल गुफा। कुरनूल गुफा से राख के अवशेष मिले हैं। इससे स्पष्ट होता है कि पुरापाषाणिक आरंभिक लोग आग से परिचित थे। आगे यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है कि आपका मध्यपाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्यपाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो डी नंबर यहाँ पे 1, 2 और 3। आपका बदलाव से तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित होने लगे। इसी काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी। गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं, तो उपयुक्त तीनों कथन सही है। लगभग आपका 12,000 वर्ष पूर्व आए पर्यावरणीय बदलाव के काल को मध्यपाषाण युग अथवा आपका मेसोलिथ कहते हैं। इस युग में जलवायु में आए बदलाव से जो तापमान वृद्धि हुई उससे घास वाले मैदान बनने लगे। घास क्षेत्र में बढ़ने से घास खाने वाले जीव भी बढ़े। मछली इसी काल में भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी। गेहूं, जौ व धान प्राकृतिक रूप से उगने लगे, अतः लोगों ने इन्हें इकट्ठा किया व समय के साथ इन्हें खुद उपजाना सीख लिया। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, सभ्यता के आरंभिक काल को आपका सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में कौन से उन तीनों को नहीं आता है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे, तो आपका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा यहाँ पे महापाषाण काल आपका। आगे यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं, तो अब मानव सभ्यता के आरंभिक काल अर्थात प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल में बांटा गया है। आपका महापाषाण काल दक्षिण भारत में विशाल आपका यहाँ पे पाषाण खंडों की बनी समाधियों से संबंधित है। आगे यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है कि कौन से पुरा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। कौन सा पुरा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर भीमबेटका। यहाँ पे आपका देखते हैं, तो भीमबेटका वर्तमान मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और यहाँ प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के कुछ सुंदर उदाहरण मिलते हैं। भीमबेटका को प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला से संबंधित किया जाता है, जबकि अजंता तथा बाघ की शैलकृत गुफा चित्रकला मौर्य काल के बाद की है। अमरावती अपने यहाँ पे स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे आपका शुंगकालीन या सातवाहनकालीन माना जाता है। आगे 8 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो आपका यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे, तो सही आंसर ए नंबर हो जाएगा यहाँ पे। आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपका व्याख्या, तो पुरापाषाण काल 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व के दौरान माना जाता है और मध्यपाषाण का समय आपका 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर आपका 10,000 वर्ष पूर्व तक माना गया है। आपका उत्तरपाषाण अर्थात नवपाषाण की शुरुआत लगभग आपका 10,000 वर्ष पूर्व से होती है। आपका महापाषाण काल का संबंध दक्षिण भारत के बड़े शिलाखंडों से बनी समाधियों से और इसका काल आपका 500 ईसा पूर्व से
100 ईसा अर्थात आपका 2500 वर्ष पूर्व से 1900 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। आगे यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं। और किन काल में औजारों के आपका माइक्रोलिथ तत्व और लघु पाषाण कहते हैं? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो बी नंबर केवल 2। यहाँ पे देखते हैं आंसर में व्याख्या आपका। तो लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक के काल को मध्य पाषाण काल कहा जाता है और इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी आपका लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हाशिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। आगे यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है कि हुशंगी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हुशंगी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर हो जाएगा आपका केवल 1। हुशंगी से पुरापाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं तो आपका हुशंगी कर्नाटक में स्थित पुरापाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से प्राप्त कुछ पुरास्थल से अलग अलग कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले कई औजार मिले हैं। हुशंगी में अधिकांश औजार चूना पत्थर से बनाए जाते थे, न कि बलुआ पत्थरों से, अतः कथन 2 गलत है। यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में शुतुरमुर्ग के साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में शुतुरमुर्ग साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सही आंसर क्या होगा? तो सी नंबर केवल 3। यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडों से छिलकों पर चित्रकन और इनसे मनके बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। आगे यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं तो भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम प्रमाण पुरापाषाण काल से प्राप्त हुए हैं और ये अवशेष आपका पटने नामक पुरास्थल जो महाराष्ट्र में स्थित है से मिले हैं। अतः कथन 1 और गलत 2 है। कथन 3 सही है और इनके खंडों के यहाँ पे आपका अंडों के छिलकों पर आपका चित्रांकन और इनसे मनके बनाने का आपका प्रमाण भी मिला है। हाल ही में आपका 25,000 वर्ष पुराने शुतुरमुर्ग के अंडों के सेल राजस्थान के बूंदी से भी प्राप्त हुए हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे आपका 3 नंबर टॉपिक है भोजन और संग्रह में उत्पादन। तो अगले वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।